बेटे बहू ने बूढ़ी माँ का घर और जमीन बेचा, धोखा देकर एयरपोर्ट में छोड़ा और विदेश भाग गए। फिर बूढ़ी माँ ने ऐसा कारनामा किया कि उनकी रूह कांप गई। रिक्शा चालक महेश बाबू आज बहुत खुश हैं कि उनका बेटा मोक्ष विदेश जाकर पढ़ाई करने वाला है। सरकार की तरफ से उसे स्कॉलरशिप मिली है क्योंकि उसने अपने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वह अपने मोहल्ले में घर घर जाकर मिठाई बांटते हैं और कहते हैं कि आज इस गरीब की भगवान ने सुन ली, मेरा बेटा आज विदेश में जाकर पढ़ाई करेगा। शोभा जी भी उत्साहित होकर अपनी महिला मंडली की महिलाओं को अपने घर में न्योता दे रही है कि वे आकर उनके घर में भजन मंडली करें ताकि उनके बेटे की विदेश यात्रा अच्छी तरह से संपन्न हो और वह सफलता की ऊंचाई को छू सके। सभी लोग खुश हैं। मोक्ष भी विदेश जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। शोभा जी ने बाजार जाकर उसके लिए सारी जरूरत की सामग्री लाकर दी है। मोक्ष खुशी खुशी विदेश जा रहा है, लेकिन शोभा जी अंदर ही अंदर रो रही है। लेकिन वह मोक्ष के सामने आंसू नहीं गिराती कि कहीं उनके बेटे का मन छोटा न हो जाए। अब तो मोक्ष विदेश जाकर खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है और महेश बाबू पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और एक दिन वे शोभा जी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। मोक्ष उन्हें मुखाग्नि देने भी नहीं आ सका क्योंकि वह विदेश में रहता था और उस समय पैसों की दिक्कत चल रही थी। इसलिए शोभा जी ने ही जैसे तैसे इतने पहाड़ जैसे दुख को अकेले ही सहन किया। मोक्ष विदेश में पढ़ाई पूरी करके वहीं नौकरी भी करने लगा और अपने पसंद की लड़की से शादी करके वहीं सेटल हो गया। मोक्ष आज पूरे 2 साल बाद इंडिया आया है। एक छोटे से शहर में उसके माता पिता का घर है। पिताजी तो रहे नहीं, लेकिन उस घर में माँ रहती है। घर 2 मंजिला बना हुआ है। माँ अकेली रहती है। ऊपर का घर तो किराए पर चढ़ाया हुआ है और नीचे शोभा जी खुद ही रहती है। बेटे और बहू के आने से शोभा जी आज बहुत खुश है। खुशी के मारे जमीन पर पैर नहीं पड़ रहे हैं। रसोई में कभी लड्डू बना रही है, तो कभी मठरी काट रही है, तो कभी पूरे घर की साफ सफाई कर रही हैं कि मेरे बेटे बहू इतने समय बाद घर आ रहे हैं तो उन्हें सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से मिलनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहू बेटे के कमरे की वह बहुत अच्छे से सफाई कर देती हैं। बेटे बहू के आने से पहले ही वह छोले की सब्जी, सूखी सब्जी, रायता, खीर, पापड़, पता नहीं क्या क्या बना लेती हैं। शोभा जी को खाना बनाना बहुत पसंद है और उनके हाथ का खाना बनता भी बहुत स्वादिष्ट है। जो भी खाता है वह तारीफ करता रह जाता है। और मोक्ष को तो अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। बेटे बहू के आते ही वह सबसे पहले सबको बढ़िया सा चाय नाश्ता कराती है और फिर शाम को खाना खिलाती है। बेटा बहू अपनी माँ के हाथ का खाना खाकर तारीफ करते हैं कि माँ, आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, आपके हाथों में तो जादू है जादू। घर का खाना बनाने का सारा काम शोभा जी ही करती थी क्योंकि सबको घर में शोभा जी के हाथ का खाना खाना बहुत पसंद था। 2 दिन बाद मोक्ष अपनी माँ से कहता है, माँ, अब तुम इधर अकेली रहती हो तो तुम्हारा मन नहीं लगता होगा। अब तुम ऐसा करो कि हमारे साथ विदेश चलो, उधर तुम हमारे साथ ही रहना, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। इधर अब कौन है तुम्हारी देखभाल करने वाला? शोभा जी कहती है, बेटा तुम कह तो ठीक रहे हो, अपने बहू बेटे के साथ तो हर कोई अपना बुढ़ापा काटना चाहता है। अब तो तुम्हारे पिताजी भी इस घर में नहीं रहते हैं, तो अकेले रहकर भी क्या करूँगी? और जब कभी मेरी तबीयत खराब होती है तब तो ऐसे लगता है कि बेटे बहू के पास चले जाऊं या उनको बुला लूं। सोचना क्या है, अब तो बेटे बहू आ गए हैं और वह आपको ले जाने के लिए भी तैयार हैं, तो फिर आप हमारे साथ विदेश चलो। मोक्ष को जब लगने लगता है कि माँ भी हमारे साथ विदेश जाने के लिए इच्छुक है, तो अगले ही पल वह माँ से कहता है, माँ, जब आप हमारे साथ विदेश चली जाओगी तो फिर गांव का जमीन और शहर का
2 मंजिला मकान का क्या होगा? इनको तो कोई देखने वाला भी नहीं होगा। यह पूरी तरह से खंडर हो जाएगा। जब कोई इनमें रहेगा ही नहीं, इनकी देखभाल ही नहीं करेगा, तो हम ऐसा करते हैं माँ, गांव की ज़मीन को बेच देते हैं और इस घर को भी हम बेचने के लिए ब्रोकर को बोल देते हैं, जिससे कोई ना कोई इस घर को खरीदने के लिए मिल जाएगा और फिर हम आराम से विदेश जा पाएंगे। शोभा जी कहती है, बेटा, गांव की ज़मीन को हम बटाई पर दे देते हैं, जिससे पैसे आते रहेंगे मेरे अकाउंट में, और इस घर को भी हम किराए से दे देते हैं, इसके भी पैसे आते रहेंगे, बेचने की क्या ज़रूरत है। तभी बहू पीहू कहती है, माँ, हम तो विदेश से 4-5 साल तक नहीं आ पाएंगे, तो फिर किराए पर देने का क्या मतलब है? कहीं ऐसा ना हो कि इतने सालों तक हम इधर ना रहें तो किराएदार हमारे घर पर ही कब्जा जमा ले और हमारी ज़मीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। इससे अच्छा है कि हम उसको बेचकर पैसे ले लेते हैं, वह हमारे काम आएंगे। और अब तो आपको हमारे साथ ही रहना है, तो इतना क्या सोचना। अपने बेटे बहू के आगे शोभा जी की एक न चली। बेटा गांव जाकर गांव की ज़मीन को बेच देता है और उसके पैसे अपने अकाउंट में जमा कर लेता है। कुछ ही दिनों में घर भी बिक जाता है। शोभा जी नए मकान मालिक से बात कर लेती है कि जब तक हम विदेश नहीं जाएंगे तब तक इसी घर में रहने दो, उसके बाद तो तुम आ जाना। मकान मालिक अच्छे स्वभाव का था। वह कहता है, ठीक है माँ जी, आपको जितने दिन रहना है रुक लीजिए। वैसे भी अभी हम अपने दूसरे घर में रह रहे हैं। सभी लोग विदेश जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ही उनके विदेश जाने की फ्लाइट है। मोक्ष और पीहू शोभा जी से कहते हैं, आपका जितना भी कीमती सामान है, जेवर है, वह सब आप मेरे वाले बैग में रख दीजिए और उधर चलकर मैं आपको वापस कर दूंगा। शोभा जी अपने बेटे बहू की चालाकियों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाती। वह बहुत ही सीधी सादी हैं। उन्हें तो लग रहा था कि उनके बेटे बहू कितने अच्छे हैं, जो उन्हें अपने साथ विदेश में रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे। सारा बुढ़ापा बहुत अच्छे से कट जाएगा। अब किसी बात की चिंता नहीं है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मोक्ष अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम थोड़ी देर इस बेंच पर बैठो, मैं अंदर टिकट चेक करा कर आता हूँ। शोभा जी कभी ट्रेन से भी कहीं नहीं गई थी, तो उन्हें क्या पता था कि प्लेन से जाने की प्रोसेस क्या होती है। वह अपने बेटे पर भरोसा करके उधर ही लगी हुई एक बेंच पर अपना बैग रखकर बैठ जाती है और बेटे के आने का इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते उनको 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन बेटा उनको वापस लेने नहीं आता। अब शोभा जी थोड़ा सा इधर से उधर टहलने लगती है और चारों तरफ नजरें घुमाने लगती है कि कहीं उनका बेटा बहू दिख जाए। इसी तरह से 2 घंटे बीत जाते हैं। अब तो शोभा जी को भी घबराहट होने लगती है कि पता नहीं बेटे बहू अभी तक क्यों नहीं आए, क्या हुआ। उनके दिमाग में भी बहुत सारे ख्याल पैदा होते रहते हैं। वह पास में खड़े एक पुलिस वाले से पूछती है, बेटा, मेरा बेटा अंदर गया है टिकट को चेक कराने के लिए, अभी तक वापस नहीं आया। जरा पता कर दोगे क्या कि वह क्यों वापस नहीं आया? मुझे भी लेकर विदेश जाने वाला था। पुलिस वाला मोक्ष को 10 मिनट तक इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं मोक्ष नहीं मिलता। फिर वह शोभा जी से आकर पूछता है कि आपका बेटा विदेश में कहाँ रहता है। तब शोभा जी बड़े मुश्किल से बता पाती है कि उनका बेटा न्यूयॉर्क में रहता है और वह मुझे भी उधर ही ले जाने वाला था। पुलिस वाले को जरा माजरा समझ में आ जाता है और वह शोभा जी को आराम से समझाते हुए कहता है, माँ जी, आप अपने घर जाइए, आपका बेटा आपको लेने नहीं आएगा, क्योंकि वह तो न्यूयॉर्क वाली फ़्लाइट में बैठकर चला गया है। न्यूयॉर्क की फ़्लाइट तो कब की निकल चुकी है। पुलिस वाले की बातें सुनकर शोभा जी को पहले तो भरोसा ही नहीं होता, इसलिए वह शाम तक अपने बेटे का उधर ही बैठे बैठे इंतजार करती रहती है। लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा होता है, वैसे वैसे शोभा जी को अपने बेटे के उनको छोड़कर विदेश जाने का भी भरोसा होने लगता है। फिर वह नम आंखों से अपना बैग उठाती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है।
सीढ़ियां उतरते समय लड़खड़ाकर गिर जाती है। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उन्हें इतना बड़ा धोखा देगा। अब तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह जाएं तो जाएं कहाँ। बेटे ने तो उनके हर तरह से हाथ पैर काट दिए, गांव की जमीन भी बेच दी और शहर का घर भी बेच दिया। अब मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, कैसे जीऊंगी? उन्हें तो अभी भी भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनके बेटे बहू ने उनके साथ इतना बड़ा छल किया है। वह बहुत दुखी हैं। परेशान सी शोभा जी एक ऑटो लेकर अपने उसी घर में आ जाती हैं जिसको उन्होंने बेच दिया है, और बाहर चबूतरे पर आकर बैठ जाती हैं और अपने घर को निहार कर देखती हैं और खूब रोती हैं, अपने पति को याद करके कि देखो आज तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अपने साथ नहीं ले जाना था तो मत ले जाता, कम से कम मेरा घर तो न बेचता। अब मैं कहाँ रहूंगी रात भर? शोभा जी अपने ही घर के चबूतरे पर रोती रही। सुबह घर का नया मकान मालिक आता है और देखता है कि अरे यह तो इस घर की पुरानी मालकिन है और घर के बाहर चबूतरे पर लेटे हुए रो रही है। वह आता है और कहता है, माँ जी आप तो अपने बेटे के साथ विदेश जाने वाली थी, फिर क्या हुआ? आप नहीं गई क्या विदेश? शोभा जी रोते हुए सारी कहानी बताती है। उनके घर का नया मालिक बहुत ही नरम दिल और उदार व्यक्ति था। वह कहता है, माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वैसे भी मैंने यह घर किराए पर देने के लिए ही लिया है। मैं तो अपने दूसरे घर में रहता हूँ। आप एक काम कीजिए, यह बाहर वाला एक कमरा आप ले लीजिए, बाकी का घर मैं किराए पर चढ़ा दूंगा। शोभा जी एक कमरे में रहने के लिए तैयार हो जाती है और अपने नए मालिक को बहुत सारा आशीर्वाद देती है। बेटा तुम हमेशा खुश रहो। और वह उसी घर से अपना रसोई का पुराना सामान, राशन पानी भी उठा लेती है और अपने उस कमरे में रख लेती है, जिससे वह अपना खाना बनाने लगती है। और कुछ समय बाद उनका राशन खत्म हो जाता है। अब उन्हें लगता है कि ऐसे में कैसे काम चलेगा, बैठकर तो कोई खिलाने वाला है नहीं, और बेटे के धोखे से अभी उभर भी नहीं पाई थी और बार बार रो रही थी। 2 महीने जैसे तैसे निकलते हैं। अब शोभा जी सोच लेती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, जिंदगी जीनी है तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए वह अपने नए मालिक से 5,000 रुपये उधार लेती है और घर में टिफिन बनाने का काम शुरू कर देती है। शोभा जी खाना तो बहुत अच्छा बनाती थी, उनके हाथ में तो बहुत स्वाद था। उसी घर में 8 से 10 लड़के रहते थे जो पढ़ाई के सिलसिले में अपने घर से बाहर शहर में रहते हैं। वे लोग भी शोभा जी से सुबह शाम खाने का टिफिन लेने लगे। अब तो शोभा जी के पास धीरे धीरे पैसे भी आने लगे और थोड़ी सी बचत भी होने लगी। 1 साल बाद तो शोभा जी का टिफिन में नाम हो गया, क्योंकि वह खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी और सभी को उनका खाना बहुत पसंद आता था। कहाँ उनका 10 रुपये टिफिन से काम शुरू हुआ था और आज तो पूरे शहर में उनके 300 रुपये टिफिन दिन जाते हैं। और अब तो उन्होंने काम के लिए 2 लड़के भी रख लिए हैं और साथ ही घर में खाना बनाने के लिए 2 सहायिका भी रख ली है। अब तो शोभा जी के पास खूब पैसे हैं और उनका बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा है। उनका खूब नाम भी हो रहा था शहर में। लोग बातें करते कि देखो 70 बरस की माँ जी खाने के टिफिन का बिजनेस कर रही हैं और उनका बिजनेस तो कितना अच्छा चल रहा है, खूब पैसे कमा रही हैं। उनको तो सरकार की तरफ से भी सम्मानित किया गया। कुछ समय बाद किसी वजह से मोक्ष की नौकरी चली गई। अब बिना पैसों के विदेश में रहना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए वह अपने देश वापस आ जाता है। कुछ दिन तक तो वह अपने ससुराल में रहता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसकी माँ का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। उनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत अच्छा खासा कमा रही है, और तो और सरकार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। न्यूज़पेपर में भी उनका नाम आया है कि इतनी उम्र में भी वह इतनी मेहनत कर रही हैं। मोक्ष के पास तो वैसे भी पैसे की तंगी थी। एक तो नौकरी चली गई थी, ऊपर से इंडिया आने पर भी उसको कोई नौकरी नहीं लग रही थी। इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ भागा भागा अपनी माँ के पास आता है।
बेटा आते ही रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझसे गलती हो गई है कि मैंने आपका घर और ज़मीन बेच दिया और आपको इधर ही अकेला छोड़कर चला गया। लेकिन आप तो मेरी माँ हो, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है माँ। शोभा जी अपने बहू बेटे को देखकर दंग रह जाती है और पीछे को हटते हुए कहती है, तुम लोगों को तो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है वह अच्छा नहीं किया। तुमने एक बूढ़ी माँ के विश्वास को तोड़ा है, उसको धोखा दिया है। यह मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। अरे, तुम तो मुझे इधर अकेला मरने के लिए छोड़कर चले गए थे। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इतना बड़ा प्लान बना लिया तुमने मुझे धोखा देने का। अरे, कुछ तो मेरे लिए छोड़ देते कि बूढ़ी माँ लौट कर आएगी तो कहाँ रहेगी, क्या खाएगी। नहीं ले जाना था तो इधर ही बोल देते। मुझे इतना बड़ा धोखा देने की क्या जरूरत थी। मोक्ष और पीहू बनावटी आंसू निकालते हुए कहते हैं, माँ, अब जो हुआ सो हुआ, उसको तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन आपको क्या पता है कि हमने कितनी मुसीबत झेली है। अरे, 6 महीने पहले ही मेरी जॉब चली गई है। एक एक पैसों के लिए तरस गए हैं। अब तो मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई का भी खर्चा है। माँ, आप तो इतने पैसे कमा रही हो, आपने अपने इस घर को वापस खरीद लिया है, तो मुझे अब इस घर में रहने दो ना। फिर धीरे धीरे मैं कहीं नौकरी ढूंढ लूँगा और इस घर में सभी मिलजुल कर हंसी खुशी से रहेंगे। लेकिन शोभा जी अपने बेटे के धोखे को बिल्कुल भी नहीं भूल पाई थी। वह अपने बेटे से स्पष्ट रूप से कह देती हैं, अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फिर से तुम्हारा सहारा पकड़ लूँगी तो पता नहीं तुम मुझे फिर से धोखा दे दोगे। अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मुझ में बार बार धोखा सहने की शक्ति भी नहीं है। तुम्हें जो करना है वह करो, जहाँ नौकरी ढूंढनी है ढूंढो, पर न ही तो मैं इस घर में तुम्हें रखूँगी और न ही अपना एक पैसा तुम्हें दूंगी। जो भी पैसा कमाती हूँ अपने दम पर कमाती हूँ। तुमने तो मेरा सब कुछ छीन लिया था, उसके बाद भी मैंने इतना सब कुछ कर लिया और तुम तो अभी जवान हो। जाओ, अपनी परेशानियों से संघर्ष करो, पैसे कमाओ और अपनी ज़िंदगी जैसे जीना है जियो, पर मुझसे कभी कोई उम्मीद मत रखना। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती हैं और दरवाज़ा को बंद कर लेती हैं। बहू बेटा भी अपनी माँ की बातों को सुनकर मुंह लटकाकर घर से निकल जाते हैं। मोक्ष ने बहुत कोशिश किया इधर उधर नौकरी ढूंढने की, लेकिन कुछ न कुछ कमी बताकर हर जगह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था, जिसके कारण उसका परिवार एक एक दाने का मोहताज हो गया था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस बेटे ने एक अबला माँ को इतना तड़पाया था, इतना दुख दिया था, तो भगवान के पास भी तो सबका इंसाफ होता है। कहते हैं ना कि बच्चा जब जन्म लेता है तब वह बोल नहीं पाता और ना ही कुछ मांग पाता है, लेकिन माँ उसकी हर ज़रूरत को समझ जाती है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर उस माँ को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देता है, तो उस माँ की आत्मा उस बच्चे को कितना आशीर्वाद देगी। कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी उस माँ की आत्मा की बद्दुआ लग ही जाती है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्या पता उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को बड़ा करते तक कितने कष्ट सहे होंगे। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर अपने माँ बाप को बीच मझधार में छोड़ देगा तो उस माँ बाप को कैसा लगेगा, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। बदनसीब होते हैं वे बच्चे जिनके माँ बाप जिंदा होते हुए भी उनकी कद्र नहीं जानते। उन बच्चों से जाकर पूछिए जिनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए हों। तो दोस्तों, कभी भी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए और धोखा तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, वरना कहते हैं ना, सीढ़ी को सीढ़ी लगी रहती है। आज आप अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो कल आपके बच्चे भी तैयार हैं आपके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए। इसलिए अगर आपको अपना भविष्य अच्छा चाहिए तो अपना वर्तमान को अच्छा बना कर रखें।
इस कहानी में शोभा जी ने अपने बच्चों के साथ जो किया वह सही था या गलत? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।